हेलो दोस्तों, स्टडी अप पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज हम इसका पार्ट 3 करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट्स में जाइए, वहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी मॉडर्न इंडिया एमसीक्यूज के नाम से। इस प्लेलिस्ट में आप पार्ट 1 और पार्ट 2 के साथ साथ आने वाले सभी लेक्चर जो इस लेक्चर सीरीज के हैं सभी देख सकेंगे, तो इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कीजिए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ये सभी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, लेकिन इन सभी का अनुवाद मैं आपको हिंदी में भी अच्छे से करके बताऊंगा, ताकि अगर आप हिंदी मीडियम के भी छात्र हैं तो भी आप इस लेक्चर सीरीज का इक्वली बेनिफिट ले सकें। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, द संथल्स यूज टू कॉल द आउटसाइडर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। निम्न में से किस नाम द्वारा ये जो संथल जनजाति के लोग हैं आउटसाइडर्स यानी बाहरी लोगों को बुलाते थे? तो ऑप्शन में दिए गए हैं चैंचूस, कयाली, डीकू या फिर दामिन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डीकू के नाम से। अब इनके लिए आउटसाइडर्स यानी कि बाहरी लोग कौन थे? पुलिस को ये बाहरी लोग बोलते थे, मनी लैंडर्स को, रिवेन्यू ऑफिसर को, और जो लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदार हुआ करते थे उन सभी को ये बाहरी लोग यानी कि डीकू के नाम से बुलाते थे। अब ये जो संथल जनजाति के लोग हैं ये मेनली पाए जाते हैं झारखंड राज्य में। इसके अलावा असम, त्रिपुरा, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में भी ये लोग पाए जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सिंबल ऑफ द संथल रेबेलियन। संथल विद्रोह का जो सिंबल था वह क्या था? ऑप्शन में दिया गया है एरो एंड बो, धनुष बाण, प्लो यानी कि हल, हैमर यानी कि हथौड़ा, साल ट्री यानी कि साल का वृक्ष। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, साल का वृक्ष। अब एक चीज और पूछी जा सकती है आपसे कि ये जो साल का वृक्ष था यह किस चीज का प्रतीक था इनके लिए? तो यह था प्रतीक यूनिटी एंड स्ट्रेंथ का, यानी कि एकता एवं ताकत। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। इवन यूपी पीसीएस के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि साल का वृक्ष संथल रेबेलियन में किस चीज का प्रतीक था। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद ऑल इंडिया किसान सभा। निम्न में से कौन कौन सी हस्तियां ऑल इंडिया किसान सभा से जुड़ी हुई थी? तो ऑप्शन में आपको दिए गए हैं एनजी रंगा, EMS नंबोद्रिपद, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि चारों की चारों हस्तियां ये ऑल इंडिया किसान सभा से जुड़ी हुई थी। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले प्रेसिडेंट थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, जो कांग्रेस का जो लखनऊ सेशन हुआ था इसके दौरान इसकी स्थापना हुई थी। और जो दूसरे लोग इससे जुड़े हुए थे कुछ तो ये ऑप्शन में आपने चार नाम देख ही लिए, एनजी रंगा, EMS नंबूद्रिपद, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव। इसके अलावा पी सुंदराया और राम मनोहर लोहिया भी ऑल इंडिया किसान सभा से जुड़े हुए थे। तो ये चीज़ भी आपसे पूछी जा सकती है, ये फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स वर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स द्वारा निम्न में से कौन कौन सी किताबें इंग्लिश में मतलब अनुवाद की गई थी? अब ऑप्शन में दिए हुए हैं ये तीनों किताब, तीन किताब के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। पहली है जो शकुंतलम किताब थी, कालिदास द्वारा लिखी हुई। गीत गोविंद किसने लिखी थी? जयदेव ने। ये भी आपको याद रखना है, जयदेव ने गीत गोविंद लिखी थी। और मनुस्मृति यानी कि इसके नाम से आपको या इसको याद रख सकते हैं, मनु ने इस किताब को लिखा था। मनु ने इसमें कुछ लॉज दिए हुए हैं जो उस समय की सोसाइटी के हिसाब से थे, तो मनुस्मृति इसको बोलते हैं। अब इन तीनों की तीनों किताबों को ही सर विलियम जोन्स ने इंग्लिश में अनुवाद किया था। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे आप ये सन भी देख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ भी कभी कभी छोटे मोटे एमसीक्यूज बना के कुछ एग्जाम में पूछी जा सकती है कि किन किन सनों में ये किताबों को अनुवाद किया गया था। तो ये जो शकुंतलम को अनुवाद किया गया था 1789 में, गीत गोविंद को 1794 में, और मनुस्मृति को भी 1794 में अनुवाद किया गया था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द किंगडम ऑफ कपूरथला। कपूरथला साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में दिए गए हैं जस्सा सिंह अहलूवालिया, बंदा बहादुर, कपूर सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा जस्सा सिंह अहलूवालिया। आफ्टर द डेथ ऑफ जकारिया खान, जकारिया खान की मृत्यु हो गई थी 1745 में। अब इस समय जो सिख एम्पायर था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था, क्योंकि जकारिया खान जो थे ये इसको काफ़ी रजिस्ट कर रहे थे। अब जब सिख एम्पायर स्ट्रॉन्ग हुआ इसके बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया ने इस कपूरथला के साम्राज्य की स्थापना की। इसके अलावा आपसे पूछा भी जा सकती है, एक और चीज़ पूछी जा सकती है कि पटियाला का साम्राज्य, पटियाला के साम्राज्य की स्थापना किसने की थी और इनके सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राजा कौन हुए? सबसे प्रसिद्ध किंग पटियाला साम्राज्य के कौन हुए? तो ये चीज़ आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में करके बतानी है कि पटियाला साम्राज्य की स्थापना किसने की थी और इसके सबसे फेमस किंग कौन थे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर दी फर्स्ट टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर इन इंडिया। निम्न में से किन्होंने सबसे पहला समुद्री ट्रेड रूट भारत में स्थापित किया, या समुद्री ट्रेड सेंटर इन्होंने पूछा है कि ये स्थापित किया। अब चाहे वो ट्रेड रूट हो या ट्रेड सेंटर हो,
इन दोनों को स्थापित किया था पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली भारत के अंदर सबसे पहले आए थे। सन 1498 में वास्को डी गामा ने सबसे पहली बार यूरोप से यानी कि पुर्तगाल से भारत का समुद्र रास्ते की खोज की थी, जिस रूट को इन्होंने नाम दिया था द केप रूट। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि केप रूट इसका नाम क्यों दिया गया था, क्योंकि यह गुजरता था द केप ऑफ गुड होप से। द केप ऑफ गुड होप जगह है साउथ अफ्रीका के अंदर, तो साउथ अफ्रीका से होकर ये रूट गुजरता था, तो इस वजह से इसको केप रूट नाम दिया गया था। अब ये जो पुर्तगाली थे, यही थे पहले जिन्होंने ये रूट की स्थापना भी की और रूट को खोजा और इस ट्रेड सेंटर की भी स्थापना की। अब ये सबसे पहली बार कहाँ पे आए थे? कालीकट जगह पे आए थे, जो कि अभी केरला में है। और इनका स्वागत किया था उस समय के राजा थे जमोरिन। यहाँ पे जमोरिन राजा थे, एक हिंदू राजा थे। इन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि किस राजा ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। अब इसके अलावा ये इन्होंने पुर्तगालियों ने जो पहला यूरोपियन ट्रेडिंग सेंटर था वो इन्होंने कोल्लम, यानी ये जो केरल राज्य में है शहर, इसको स्थापित किया था। और इसकी स्थापना इन्होंने किस वर्ष की थी? 1502 में। और इसी के साथ भारत के अंदर एक कॉलोनियल युग की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद आए इंग्लिश, डच, फ्रेंच, ये सभी के सभी इन्हीं के बाद आए थे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेंच कमांडर वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वांडीवाश इन 1760? देखिए 1760 में एक युद्ध हुआ था, वांडीवाश का युद्ध, जिसके अंदर अंग्रेजों ने फ्रेंच लोगों को बुरी तरीके से हरा दिया था। इसके बाद फ्रेंच साम्राज्य का एक तरीके से भारत के अंदर हस्तक्षेप बहुत कम हो गया था। और ये एक बहुत ही लिमिटेड प्लेस, जो कि आज के समय में पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता है, यहाँ तक ही सीमित होकर रह गए थे। अब चंद्रनगर वगैरह भी कुछ राज्य कुछ थे इनके टेरिटरी, जो कि इनके पास रह गई थी। बाकी इंग्लिश ने इनको सब जगह से बिल्कुल खत्म कर दिया था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि फ्रेंच कमांडर इस युद्ध के दौरान कौन थे? ऑप्शन में दिया गया है काउंट लैली, फ्रांसिस मार्टिन डुप्ले, या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, काउंट लैली। काउंट लैली उस समय पे फ्रेंच की तरफ से कमांडर थे, और ब्रिटिशर्स की तरफ से उस समय कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल सर आयरे कोट। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ फकीर अपराइजिंग? फकीर विद्रोह के लीडर कौन थे? ऑप्शन में दिए गए हैं करम शाह, मजनूम शाह, सैयद अहमद, या फिर भगत जवाहर मल। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मजनूम शाह। अब यह जो विद्रोह हुआ था, यह हुआ था 1776 और 77 के बीच में बंगाल के अंदर। अब लीडर का आपको पता लग गया, ऑप्शन बी मजनूम शाह। और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ फीमेल लीडर्स भी थी, जिनका नाम अक्सर क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। तो ये थी भवानी पाठक और देवी चौधरानी। अगला क्वेश्चन, द कॉन्स्पिरेसी टू डिवाइड बंगाल वाज एम्ड एट? देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, इसको ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में डिवाइड कर दिया गया था। अब इसके कारण क्या थे, ये यहाँ पे पूछे गए हैं। टू वीकन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो उस समय चल रहा था, उसको वीक करने के लिए। टू ब्रेक द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। टू ब्रिंग हिंदू इन माइनॉरिटी इन द न्यू स्टेट, अब ये जो न्यू स्टेट बना था ये ईस्ट बंगाल, इसके अंदर हिंदू को माइनॉरिटी में लाने के लिए। तो ये तीन ऑप्शंस में से हमें बताना है कौन कौन से सही है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ये तीनों के तीनों ही कारण थे इस बंगाल के विभाजन को 1905 में करने के लिए। अब ये 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया था, ये इस समय पे हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कर्जन। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्केप्ड बीइंग हैंग्ड इन द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस? काकोरी षड्यंत्र केस में निम्न में से कौन से एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि फांसी की सजा से भागने में कामयाब रहे थे? तो ये थे हमारे ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आजाद। 9 अगस्त 1925 को ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी। अब इसके बाद इनको फांसी सुना दी गई थी, लेकिन यहाँ से भागने में कामयाब रहे थे। लेकिन उसके बाद 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क है इलाहाबाद के अंदर, यहाँ पे ये एक मीटिंग के लिए आए हुए थे कुछ आंदोलनकारियों से। लेकिन ब्रिटिशर्स को किसी ने यहाँ पे एक तरीके से टिप दे दी थी, खबर दे दी थी, और एक गन इनकाउंटर में यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी, ये शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? निम्न में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं? ऑप्शन में दिए गए हैं आत्माराम पांडुरंगा, ददोबा पांडुरंगा, बोथ ऑफ देम, यानी ऑप्शन ए एंड बी बोथ, या फिर केशव चंद्र सेन। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ, जो आत्माराम पांडुरंगा जी और ये दादोबा पांडुरंगा, ये दोनों के दोनों ने ही 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। लेकिन जो सबसे पॉपुलर लीडर जो हुए थे इस प्रार्थना समाज के, वो हुए थे महादेव गोविंद रानाडे। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द मैसेज टू द यूथ ऑफ इंडिया
बी स्ट्रॉन्ग एंड द फियरलेस, निम्न में से किसने भारतीय युवाओं को यह संदेश दिया था कि बी स्ट्रॉन्ग एंड द फियरलेस? तो ये थे हमारे ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। अब इन्हीं के बर्थडे यानी कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है, और इनका जन्म 1863 में हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने ये फैक्ट यहाँ पे डाला है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, द हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून किस वर्ष पास किया गया था? ऑप्शन में दिया गया है 1829, 1835, 1842 एंड 1856। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1856। उस समय पे हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, और ईश्वर चंद विद्यासागर ने काफ़ी एफर्ट किया था। लॉर्ड डलहौजी ने भी इनका साथ दिया इस कानून को पास कराने में, क्योंकि उस समय पे जब ये सती प्रथा जैसी चीज़ें हमारे समाज में थी, तो ऐसे कानून को पास करना काफ़ी मुश्किल चीज़ थी। और इस एक्ट को एक्ट 15 के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये चीज़ भी एमसीक्यू में पहले पूछी जा चुकी है। अगला क्वेश्चन है, द रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड बाय हु अमंग द फॉलोइंग? रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी का फाउंडर कौन था? ऑप्शन ए सोमेंद्रनाथ टैगोर, या फिर नारायण दत्त मजूमदार, शिशिर रॉय, या फिर नंदलाल बोस। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोमेंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने सन 1934 में इस रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, और ये जो मेनली एक्टिव थी ये पार्टी, वो एक्टिव थी वेस्ट बंगाल और असम के अंदर। अगला क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द डच एस्टैब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री इन इंडिया? डच लोगों ने सबसे पहली फैक्ट्री भारत के अंदर कहाँ पे लगाई? अब डच किस देश के लोगों को बोलते हैं? ये बोलते हैं हम नीदरलैंड के लोगों को। नीदरलैंड, जिसको हम पहले हॉलैंड के नाम से भी जानते थे। आज भी इसको कुछ लोग हॉलैंड बोलते हैं, लेकिन मेनली जो ऑफिशियल नाम है इस देश का वो है नीदरलैंड। तो यहाँ के लोगों को डच बोलते हैं। अब इन्होंने भारत के अंदर सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम है आंध्र प्रदेश के अंदर। और किस वर्ष में इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी? 1605 में। इसके बाद इन्होंने पुलिकत में लगाई 1610 में, सूरत में लगाई 1616 में, बिलिमपतम में लगाई 1641 में, और फिर चिनसुरा में 1653 में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट सर जॉर्ज ऑक्सेंडर्न? अब सर जॉर्ज ऑक्सेंडर्न के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? पहला है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ सूरत, काउंसिल ऑफ सूरत के पहले प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बॉम्बे, या बॉम्बे के पहले गवर्नर थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मद्रास, काउंसिल ऑफ मद्रास के पहले प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये बॉम्बे के पहले गवर्नर थे। अब देखिए बॉम्बे के बारे में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। 21 मई 1662 में किंग चार्ल्स द्वितीय जो थे, इनकी शादी, ये इंग्लैंड के राजा थे, इनकी शादी हुई थी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से, जो कि थी बेटी किंग जॉन फोर्थ, जो कि पुर्तगाल के थे। अब इन्होंने, पुर्तगालियों ने दहेज में बॉम्बे शहर को इंग्लिश को दे दिया था इसमें 1662 में। लेकिन बाद में 1667 में ब्रिटिशर्स यानी कि क्राउन ने इसको ट्रांसफर कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। बाद में सबसे, और ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे ये ट्रांसफर हुई, तो यहाँ पे पहले गवर्नर बनाए गए, और ये पहले गवर्नर ये सर जॉर्ज ऑक्सेंडन ही थे। तो ये सारे के सारे फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द आर्मी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बैटल ऑफ बक्सर विच टुक प्लेस इन 1764? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अब इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को किसने लीड किया था? आपको ऑप्शन में दिया गया है हेक्टर मुनरो, वाटसन, वेरन हेस्टिंग, या फिर लॉर्ड क्लाइव। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हेक्टर मुनरो। अब ये जो युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, वह ये हुआ था, एक तरफ तो थे ब्रिटिशर्स, दूसरी साइड थे बंगाल के नवाब, इसके साथ अवध के नवाब सुजाउद्दौला। अब इन ब्रिटिशर्स इस समय तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, क्योंकि 1757 में इन्होंने पहले ही सिराजुद्दौला को हरा दिया था, बंगाल के नवाब को, और इनकी आर्मी पे काफ़ी कब्जा ब्रिटिशर्स का ही हो गया था। और बाद में 1760 में वांडीवाश के युद्ध में इन्होंने फ्रेंच को भी भारत से एक तरीके से कमज़ोर कर दिया था। तो इनकी सेना काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। तो इन्होंने कंबाइन, दिल्ली की सल्तनत भी इसमें युद्ध में शामिल थी, और बंगाल के नवाब और अवध के नवाब भी। तो इन तीनों को कंबाइनली ब्रिटिशर्स ने हरा दिया। अगला क्वेश्चन है, द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस गेव द ओनरशिप ऑफ लैंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? स्थायी बंदोबस्त लेके आए थे बंगाल के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस सन 1793 में। अब यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे जमीन का जो ओनरशिप थी, जमीन का मालिकाना हक था, वो किसको दिया गया था? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जमींदारों को दिया गया था यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एडिटर ऑफ द फर्स्ट ऑल हिंदी न्यूज़पेपर उदंत मार्तंड विच वाज पब्लिश फ्रॉम कैलकाटा इन ईयर 1826। 1826 में भारत के पहले ऑल पूरी पूरी तरीके से ऑल हिंदी न्यूज़पेपर की एक तरीके से स्थापना की गई थी, जिसका नाम था उदंत मार्तंड। अब यहाँ पे पूछा गया कि इसके पहले एडिटर कौन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं पंडित जुगल किशोर शुक्ला, पंडित सदल मिश्रा, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है पंडित जुगल किशोर शुक्ला। अब ये दो चार फैक्ट और हैं साथ में, जैसे कि इस अखबार की स्थापना कब हुई थी 1826 में। भारत का पहला ऑल पूर्णतः हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा था, तो ये उदंत मार्तंड था। इसके संस्थापक कौन थे। ये तीनों चारों क्वेश्चन इस एमसीक्यू से अकेले से बनते हैं, तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज रिमेंबर्ड फॉर द एनलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। निम्न में से किसको, किस गवर्नर जनरल को जो पार्टीशन ऑफ बंगाल बंगाल का जो विभाजन किया गया था, जैसे मैंने आपको पीछे बताया 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा, इसको वापस ले लिया गया था। किस गवर्नर जनरल ने इसको वापस लिया था, ये पूछा गया यहाँ पे। ऑप्शन में दिए गए हैं लॉर्ड कैम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग्स, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने सन 1911 में, दिसंबर 1911 में इस डिसीजन को वापस ले लिया था और इसी सन 1911 में ही भारत की राजधानी को कलकत्ता से शिफ्ट कर दिया गया था दिल्ली। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो 1911 दिसंबर में इसकी घोषणा हो गई थी कि भाई बंगाल के विभाजन का जो डिसीजन था उसको वापस लिया जा रहा है, लेकिन इसको फॉर्मली मतलब इनेक्ट किया गया 19 अप्रैल 1912 में। और ये जो लॉर्ड कारमाइकल थे, ये इसको एक बार इसको यूनाइट करने के बाद, बंगाल को यूनाइट करने के बाद इनको यहाँ का पहला गवर्नर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है व्हेन ए रेड वाज मेड बाय कांग्रेस वॉलंटियर ऑन धरसना साल्ट डिपो महात्मा गांधी वाज प्रेजेंट एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। देखिए 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था कांग्रेस ने या महात्मा गांधी ने, तो उस समय पे ये जो नमक का कानून था उसको तोड़ा गया था। जैसे कि आपको पता है कि दांडी मार्च की गई थी यहाँ पे। ये जो साबरमती आश्रम है, यहाँ से गांधी जी अपने फॉलोअर्स के साथ दांडी तक गए थे और वहाँ पे उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। नमक पे जो कानून टैक्स दिया लगाया जाता था उसको तोड़ा था। अब यहाँ पे ये जो धरसना साल्ट डिपो थी इसी आंदोलन के दौरान इस पे रेड की थी कांग्रेस के वॉलंटियर्स ने। यहाँ पे जाके इन्होंने एक तरीके से नमक को वहाँ से निकाला था और लोगों में बांटा था। तो ये एक तरीके से प्रतीक था एक साल्ट नियम को तोड़ने का। तो इस समय पे महात्मा गांधी जी कहाँ पे मौजूद थे, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो इस समय महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस दांडी मार्च के बाद ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था और इस समय ये पूना की यरवदा जेल के अंदर थे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यरवदा जेल के अंदर। अगला क्वेश्चन है अमित्य सभा वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर। निम्न में से किस पॉलिटिकल लीडर द्वारा अमित्य सभा की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। और ये एक फैक्ट और आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी इस अमित्य सभा की। तो ये हुई थी 1814 में। और मेनली ये है जो उस समय मूर्ति पूजा हुआ करती थी और जो कास्ट रिचुअल्स हुआ करते थे जो मीनिंगलेस थे उस समय पे, और सोशल जो दूसरे कुरीतियाँ थी, सोशल सामाजिक कुरीतियाँ थी, उनके खिलाफ ये सभा बनाई गई थी। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट अनाउंस दैट दे डिड नॉट इंटेंड टू जॉइन द आइदर डोमिनियन। अब जब भारत की आज़ादी हुई थी 1947 में, तो दो देश उभर के आए थे यहाँ पे, इंडिया और पाकिस्तान। अब कुछ क्षेत्र को इंडिया में दे दिया गया था, कुछ को पाकिस्तान में, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जिनको छूट दी गई थी कि वह या तो अकेले रह सकते हैं, मतलब उनके पास ऑप्शन था कि वे इंडिया या पाकिस्तान किसी में भी ना जाए, या फिर इंडिया की तरफ जाए या पाकिस्तान की तरफ जाए। तो निम्न में से यहाँ पे पूछा गया है कि कौन कौन सी ऐसी रियासतें थी जो कि इनमें से इंडिया या पाकिस्तान किसी में भी ज्वाइन होना नहीं चाहते थे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ये तीनों की तीनों त्रावणकोर, भोपाल और हैदराबाद, तीनों की तीनों रियासतें इस समय भारत या पाकिस्तान किसी में भी मिलना नहीं चाहती थी, ये इंडिपेंडेंटली रहना चाहती थी। अब इसके अलावा आपको और भी याद रखनी है, जैसे हैदराबाद यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया था, तो हैदराबाद भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ जूनागढ़ भी था, जूनागढ़ आता है गुजरात के अंदर। तो ये भी रियासतें थी जिनको पूछा जा सकता है, जो कि बिल्कुल भी मतलब एक तरीके से इंटेंड नहीं करती थी कि वो इंडिया या पाकिस्तान किसी भी साइड जाए। अगला क्वेश्चन है बर्मा अचीव्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। बर्मा को ब्रिटिशर्स से किस वर्ष में आज़ादी मिली। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1948 में। अब यहाँ पे कुछ और फैक्ट आपको याद रखने हैं। 1885 में
तीसरा एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था, जिसमें अपर बर्मा जो उत्तरी बर्मा है उस पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था। लेकिन बाद में 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट द्वारा बर्मा को एक अलग देश के रूप में स्थापित कर दिया गया था, लेकिन वहाँ पे आधिपत्य फिर भी ब्रिटिशर्स का ही था। और बाद में पूर्णतः 1948 में बर्मा को ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली थी। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर रविन्द्रनाथ टैगोर वोन नोबेल प्राइज। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में। अब यहाँ पे पूछा गया है कि किस वर्ष में मिला था। ये मिला था ऑप्शन सी 1913 में, 1913 में। अब ये था एंड इस वीडियो का। पार्ट 3 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 4 लेकर हम जल्दी ही आपसे मिलते हैं। इसके साथ साथ हमने पॉलिटी और ज्योग्राफी, इसकी भी इसी प्रकार से लेक्चर सीरीज शुरू की गई है, जहाँ पे हम सभी ऐसे ही हर वीडियो लेक्चर में 25 MCQs लेके आते हैं और उनको कम्प्लीटली थोरोली एक्सप्लेन करते हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे कि आपने इस लेक्चर में भी देखा होगा कि 25 MCQs हमने यहाँ पे किए हैं, लेकिन एक तरीके से यहाँ पे हमारे लगभग 100 से ज़्यादा MCQs का मटेरियल तैयार हुआ है, क्योंकि उसके क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में हमने दूसरे फैक्ट्स भी जाने हैं। तो इसी प्रकार से हमने पॉलिटी और ज्योग्राफी की भी सीरीज बनाई हुई है। आप उनको इसी चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पॉलिटी MCQs के नाम से एक प्लेलिस्ट और एक ज्योग्राफी MCQs के नाम से, तो वहाँ पे हम इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर की PDF चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक कीजिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ पे आपको चैनल को जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको इस वीडियो की PDF के साथ साथ पुरानी जो वीडियोज़ हमने अपलोड की हुई हैं उनकी PDF भी अवेलेबल हो जाएंगी, और आने वाले जो भी लेक्चर्स हैं उनकी PDF भी उसी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की जाएगी। सो जल्दी ही मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।